गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स जो चैप्टर नंबर 3 है अभी पॉलिटिकल साइंस का, उसका हमने चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने टॉपिक जो हमने डिस्कस कर लिए थे वो हमने कर लिए थे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड वोटर लिस्ट के बारे में। ओके, इन दोनों टॉपिक्स को हम कवर कर चुके थे। आज जो हम कवर करेंगे टॉपिक वो है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। ओके, कोई भी इलेक्शन कैंडिडेट जिसको इलेक्शन कंटेस्ट करना है उसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉमिनेशन। ओके, पहले पार्टी नॉमिनेट करती है, फिर उसको एक प्रॉपर नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसके बाद ही वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। वी हैव नोटेड अबाउट दैट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन people should have a real choice. This happen only when there are almost no restrictions on anyone to contest an election. ओके, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक फेयर इलेक्शन तभी होगा जब हर किसी के पास राइट्स होंगे कि वो इलेक्शंस में खड़ा होकर इलेक्शंस लड़ सके। एनीवन हु कैन बी ए वोटर कैन आल्सो become a candidate in election. The only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 years, while it is only 18 years for being a voter. Okay, अब ऐसा पर्सन जो कि वोट दे सकता है तो उस पर्टिकुलर इंसान के पास पूरा हक है कि वो इलेक्शंस भी लड़ सकता है। बस डिफरेंस इतना है कि एक वोटर्स जो होते हैं वो 18 इयर्स के होते हैं, पर लेकिन अगर आपको इलेक्शंस कंटेस्ट करना है तो आपकी एज मिनिमम 25 इयर्स होनी चाहिए। There are some restrictions on criminal etc., but this apply in very extreme cases. Political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. Party's nomination is often called party ticket. हाँ, कुछ केसेस होते हैं जब हर किसी को इलेक्शन में खड़े होने के राइट्स नहीं मिलते हैं। केवल सच मतलब रेयर केस में कोई क्रिमिनल पर्सन या कोई क्रिमिनल केस है जिसका क्राइम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो, केवल वही इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता है, मतलब इलेक्शन लड़ नहीं सकता है। बाकी हर पर्सन इलेक्शन लड़ सकता है। नॉर्मली पार्टीज से जो अपने कैंडिडेट्स को जो नॉमिनेट करते हैं तो उसको बेसिकली पार्टी टिकट कहा जाता है, उसको कि इस पर्टिकुलर पर्सन को पार्टी का टिकट दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। कोई भी पर्सन जिसको चुनाव लड़ना है पहले उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद उसके ऊपर उसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट इन मनी मतलब पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। रिसेंटली न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। ओके, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइन सिस्टम डिक्लेयर किया, जिसके तहत उसके 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। एक कोई भी कैंडिडेट जो भी इलेक्शंस लड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिमिनल्स भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, केवल कुछ सीवियर केसेस में ही वो पर्सन चुनाव नहीं लड़ सकता, बट हर केसेस मोस्ट ऑफ द केस में क्रिमिनल केस इलेक्शंस में इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब उस केसेस में जो भी कैंडिडेट है उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है, पहले या पास्ट में चला था या अभी चल रहा है, उसके बारे में उसको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ सेकंड जो पॉइंट है, डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स एंड हिज और हर फैमिली। जितने भी आपके प्रॉपर्टी है, ओके, जो कि एज एसेट और लायबिलिटी दोनों है, उसको गवर्नमेंट के सामने आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतने एसेट है, इतने लायबिलिटीज है। एसेट का मतलब ऐसा था कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उन्हें फायदा देती है, जिनमें उन्हें फायदा मिल रहा हो, और लायबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टीज है, ऐसा बिजनेस जिससे कि उन्हें नुकसान या घाटा खा रहे हो, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स के साथ साथ वो कितने क्वालिफाइड है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इसका ये भी फिल करना रहता है या फिर ये भी डिक्लेयर करवाना होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को इजीली एक्सेसिबल है। इससे होता क्या है, कहीं ना कहीं पब्लिक को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो डिसाइड कर सके कि जो भी मतलब जैसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 से 3 लीडर्स खड़े होते हैं तो वो कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा लीडर का क्रिमिनल रिकॉर्ड ज्यादा है नहीं है, कितनी प्रॉपर्टीज हैं नहीं है, या फिर कितना एजुकेटेड है। तो इससे कहीं ना कहीं वोटर्स के लिए एक
तरीके से डिसीजंस बनाने में इजी होती है, और वो जो भी रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में उनको वो कंपेयर कर पाएंगे और जज कर पाएंगे। ओके, और इसमें एक और टर्म जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, क्योंकि ये माइंड में आता होगा कि क्यों ना जो भी इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं इनकी भी कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसमें हमारी बुक में ये दे रखा है कि क्या वाकई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं फॉर इलेक्शंस या फॉर कैंडिडेट्स। आइए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट रिलेवेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ जॉब। हर जॉब में एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेवेंट नहीं होते ना। फॉर एन एग्जाम्पल, उन्होंने यहाँ पे क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया है कि किसी इंडियन क्रिकेट टीम में कोई प्लेयर हो तो जरूरी नहीं है कि वो एजुकेटेड ही हो। एक अनएजुकेटेड प्लेयर भी क्रिकेट खेल सकता है और एजुकेटेड प्लेयर भी क्रिकेट खेल सकता है। ठीक उसी तरीके से एक एमएलए एमपी को केवल लोगों की परेशानी समझना, उन प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करना है। ये डिपेंड नहीं करेगा कि वो एजुकेटेड है तो वो अच्छे से मतलब पब्लिक के लिए काम करेगा, क्योंकि हो सकता है कि एजुकेटेड पर्सन भी पब्लिक के लिए काम ना करे। ओके, और हो सकता है अनएजुकेटेड पर्सन भी पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम कर जाए। ओके, उसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे आती है कि ड्यूरिंग इलेक्शंस हर एक कैंडिडेट को हर 5 साल में वापस से री इलेक्ट होना रहता है, मतलब वापस से उसको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर उसका कैंडिडेट भी डरता है कहीं ना कहीं कि अगर हम पीपल्स के लिए या हमारे वोटर्स के लिए हम काम नहीं करेंगे तो जब नेक्स्ट टाइम जो इलेक्शन होगा तो ये हमें वापस से सत्ता में लेके नहीं आएंगे। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है even if education was relevant, it should be left to the people to decide how much importance they give to the educational qualification. For an instance, हम ये मान लें कि चलिए इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव वो क्वालिफाइड होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पीपल के ऊपर भी डिसीजन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो राइट है ना कि वो उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये पीपल का काम हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उन्हें तो वोट करना पड़ता है, उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा तो नहीं जा रहा, क्योंकि वो वोट अगर ऑब्वियसली बात है कोई पर्सन अनएजुकेटेड है उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज में खड़ा है तो वहां पर पीपल्स का पूरा राइट है कि वो उन्हें वोट ना दे। तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये हो गया, इन आवर कंट्री पुटिंग एन एजुकेशन क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके तहत हर इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, उसके पास वोट करने का पूरा हक है। अगर एक अनपढ़ इंसान वोट करने का पूरा राइट्स रखता है तो एक अनपढ़ इंसान इलेक्शंस में खड़ा होने का भी पूरा हक रखता है। तो इस वजह से अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को मैंडेटरी कर देंगे इन इलेक्शंस तो कहीं ना कहीं जो हमारी स्पिरिट हमारी डेमोक्रेसी की वो खत्म हो जाएगी, या फिर वो उस हिसाब से कारगर नहीं रहेगी। ओके, एंड मोर ओवर अगर हम ऐसा कुछ कर भी देते हैं कि लाइक एक पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए तो उससे मोस्ट ऑफ द अवर जो भी कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। ओके, ओके, ना हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट जो पढ़ाव आता है। आफ्टर हमने ये पढ़ लिया कि सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, इसके बाद हमने पढ़ा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, वोटर लिस्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में। ओके, अब हम पढ़ेंगे इलेक्शन कैंपेन, जो चुनाव प्रचार होता है उसी को इंग्लिश में इलेक्शन कैंपेन कहा जाता है। ओके, द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव, द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रेफर. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is better representative, which party will make a better government, or what is a good policy. This is what happens during election campaign. अब जो मेन पर्पस इलेक्शन का जो रहता है उसमें कहीं ना कहीं पीपल्स को चांस मिलता है कि वो अपनी गवर्नमेंट चेंज करना चाहते हैं या फिर वही गवर्नमेंट को वापस कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इस दौरान जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके पास पूरा राइट्स होता है कि वो अपने पार्टी को जितवाने के लिए चुनाव प्रचार फ्रीली कर सके। ओके, जिसमें ताकि वो लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सके, ताकि वो अच्छे से अच्छी गवर्नेंस कर पाए और एक अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म हो पाए। बिकॉज इस चुनाव प्रचार के दौरान ही
ये लोग वेरियस पॉलिसी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसमें आपने कभी सुना हो कि मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया जाता है, जो कि इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है। उसमें एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो अगर मतलब जो आने वाली अगर वो सिलेक्ट उनकी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है तो उसमें जो जो प्रोग्राम्स स्कीम वो इंट्रोड्यूस करने वाली है उसका उसमें मेंशन करती है कि हम आपके लिए या स्कीम या प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे। तो एक ऑफिशियली रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें कि इलेक्शन होने के बाद अगर उनकी सरकार बनती तो वो कौन कौन से न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करेंगे या जो नए काम करेंगे वो उसमें लिखा रहता है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी एक बेटर गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर कन्विंस करना चाहती है थ्रू इलेक्शन कैंपेन कि हम अगर हम आप हमें चुनेंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट होता है इन चुनाव के रेगुलर इंटरवल टाइम पे होने की वजह से होता है। ओके, और इसमें इलेक्शन कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। इन अवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर अ 2-week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। इन जनरल ऐसा नॉर्म्स होते हैं या बहुत सी जगह ऐसा होता है कि 2 हफ्ते पहले इलेक्शंस की कैंपेनिंग की जाती है। जो भी डेट ऑफ पोलिंग है यानी जिस दिन चुनाव मतदान होंगे उस दिन से 2 हफ्ते पहले से बहुत ज्यादा इलेक्शन कैंपेनिंग होती है। During this period, the candidates contact their voters, political leaders, address election meetings, political parties, mobilize their supporters. इस दौरान आपने देखा होगा इनकी सभाएं होती हैं, रैलीज होती हैं, बहुत सी जगह जो इलेक्शन कैंडिडेट्स होते हैं वो घर घर जाते हैं, अपने वोटर्स से मिलते हैं। ओके, कहीं ना कहीं अपने पार्टीज का प्रचार करते हैं। इसके साथ साथ इस दौरान ये लोग न्यूज़पेपर या फिर टेलीविजन के थ्रू डिबेट करते हैं और अपनी जो पिछली सरकार या पास गवर्नमेंट है तो उनका अपनी जो उपलब्धियां बताते हैं, और अगर कोई पार्टी अगेंस्ट है तो उनकी खामियां बताते हैं कि इन्होंने ये सरकार ने ऐसा काम नहीं करा, वो नहीं करा। सो इस तरह के आप डिबेट्स भी अपने टेलीविजन पे देख रखी होगी। बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड फॉर दिस 2 weeks ओनली। पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट preparing for the election months before they actually take place। हालांकि जैसे मैंने बताया कि एज पर द नॉर्म्स या फिर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में 2 हफ्ते पहले से तैयारी हो जाती है, बट लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस नाउअडेज इनकी तैयारी महीनों भर से पहले हो जाती है। ओके, महीनों भर से 2-2.5 महीने पहले से ही इलेक्शन कैंपेनिंग की शुरुआत कर देते हैं। इन इलेक्शन कैंपेन्स पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज। दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक to that issues and get them vote for their party। इस दौरान इन इलेक्शन कैंपेन्स में बड़े बड़े इश्यूज के बारे में बात करते हैं, पास गवर्नमेंट की खामियां के बारे में बात करते हैं। अगर कोई रूलिंग पार्टी है तो अपने टेन्योरिंग पीरियड यानी गवर्नमेंट पीरियड में क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां अच्छे काम करे उनको गिनवाती है। ओके, तो ऐसे कुछ 3 से 4 पॉइंट्स हैं जो फेमस स्लोगन्स रहे, जिसमें सबसे पहला कांग्रेस पार्टी ने दिया था इन द ईयर 1971 जब लोकसभा चुनाव हुए थे। ओके, जिसमें इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी इन 1971। इस दौरान उन्होंने ये कहा था कि हम जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको वापस रिवाइज करेंगे। ओके, ताकि देश से गरीबी पूरी तरह से हट जाए। ओके, फिर उसके बाद सेकंड जो एक और स्लोगन बहुत ज्यादा फेमस होता वो था सेव डेमोक्रेसी। ये स्लोगन यूज किया गया था बाय द जनता पार्टी इन द ईयर 1977 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे। जस्ट बिकॉज उस समय सेव डेमोक्रेसी का नारा इसलिए लगा था क्योंकि 1975 के दौरान इमरजेंसी लगी थी, जहां पर बहुत सारे डेमोक्रेटिक राइट्स वायलेट हुए थे। जो ऑनगोइंग प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, यानी कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया था, यानी कि वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल थ्रू आउट द कंट्री लगा दिया गया था, जिसकी वजह से आम इंसानों की फ्रीडम कम कर दी गई थी, जिसकी वजह से उस समय जनता पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। उन्होंने लोकसभा इलेक्शंस में 1977 में ये नारा दिया था कि डेमोक्रेसी को बचाया जाए। ओके, और उन्होंने उस समय ये इलेक्शन कैंपेनिंग थ्रू ये वादा किया था कि जितने भी सिविल राइट्स है, लिबर्टीज थी हमारी जो इमरजेंसी से पहले मिलती थी, वो सारी हम वापस से रिस्टोर करेंगे। ओके, इस दौरान बंगाल में जब स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए 1977 में, तो लेफ्ट फ्रंट यानी जो
जो कि वहाँ की नेटिव पार्टी होती है, मतलब कि जो वहाँ की लोकल, जिसको कि आप कम्युनिस्ट पार्टी भी कह सकते हो, उन्होंने ये नारा दिया था कि लैंड टू द टिलर। और 1983 में जब आंध्र प्रदेश की असेंबली में इलेक्शन हुए थे, तब प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस का नारा दिया था बाय टी.एम. रामा राव, जिसमें कि तेलुगु पीपल्स की सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने का नारा लगाया था। सो ये बेसिकली दिस टाइप ऑफ स्लोगन्स डेमोक्रेसी में ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन में आते रहते हैं। लीडर्स इन्फ्लुएंस करते हैं विद द रैलीज, विद सभाज और जो भी डिबेट्स से टेलीविजन पे करते हैं। ओके, इन अ डेमोक्रेसी इट इज बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट their election campaigns the way they want to, but it is sometimes necessary to regulate campaigns to ensure that every political party and candidates get free and equal chances to compete. अब डेमोक्रेसी में एक चीज का ध्यान ये रखना चाहिए कि भले ही हम इन्हें इलेक्शन कैंपेनिंग जो हमारी एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कैंपेन की फ्रीडम दे रखी, बट लेकिन यहाँ पर भी इन इलेक्शन कैंपेन्स में भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिलजुल के हिस्सा लेना पड़ता है, बिकॉज कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर मौका मिलना चाहिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कैंपेन कर सके। ऐसा नहीं केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी रैली सभास करते जा रही है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पूरा इक्वल मौका मिलना चाहिए फॉर द इलेक्शन कैंपेन। और इसी वजह से जो है इनको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करती है इलेक्शन कमीशंस बाय गिविंग देम द परमिशन। जहां जरूरत होती है वहां परमिशन देते हैं, जहां जरूरत नहीं होती वहां परमिशन नहीं देते हैं। ओके, बट लेकिन एज पर आवर सम नॉर्म्स कुछ चीजें आप इलेक्शन कैंपेन में भी नहीं कर सकते। आप अपने पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, आप अपनी उपलब्धियां गिना सकते हैं, किसी पार्टी की खामियां गिना सकते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिन टॉपिक्स के वजह से मतलब जिन टॉपिक्स के रेफरेंस में आप इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं कर सकते। इस दौरान इसमें कुछ चीजें हैं, लाइक किसी भी वोटर को आप ब्राइब नहीं दे सकते, थ्रेटन नहीं कर सकते। ब्राइब का मतलब है घूस देना, मतलब पैसे देके आप वोटर्स नहीं खरीद सकते हैं, या फिर उनको डरा धमका के अपनी तरफ वोटिंग नहीं करवा सकते हैं। किसी को भी कास्ट और रिलीजन के रेफरेंस में आप वोट लेने की अपील नहीं कर सकते। सभाओं में भले वो घर घर जाके जो रैलीज निकालते हैं, घर घर जाके वो अपने वोटर से मिलते हैं, उस दौरान भी धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। इसके साथ साथ कोई भी जो भी पार्टीज हैं वो 25 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकती इन द लोकसभा इलेक्शंस। ओके, इन द लोकसभा इलेक्शन 25 लाख से ऊपर का खर्च नहीं कर सकती, वेयर एज अगर वो जो स्टेट असेंबली में 10 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकती। ये नॉर्म से इससे ज्यादा पैसा इलेक्शंस में या इलेक्शन कैंपेनिंग में खर्च नहीं कर सकते। इफ दे डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। और ऐसा अगर कुछ पता चलता है कि इन्होंने कुछ इस तरीके से इलेक्शंस जीते हैं, तो कोर्ट के पास पूरा राइट होता है कि उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर सकते हैं, इवन दो भले ही वो इलेक्शन जीत चुका हो तो भी। इन एडिशन टू द लॉज, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। इसी में एक और चीज जो ऐड होगी वो है कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलजुल के उसको माना है कि हम इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा। ओके, इस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप यानी कि किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पे इलेक्शन प्रोपोगेंडा खड़ा नहीं कर सकती। ओके, cannot use government vehicles, aircrafts and official for election। ना ही किसी टाइप का गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज कर सकती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। ओके, एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना ही अपने गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज कर सकती है, ना ही गवर्नमेंट का एयरक्राफ्ट यूज कर सकती है, ना ही कोई ऑफिशियल्स को हायर कर सकती है फॉर द इलेक्शंस। ओके, अब तीसरा पॉइंट जो होता है, वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर्स शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस और मेक एनी प्रॉमिसेस ऑफ फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज।
वंस इलेक्शंस की डेट अगर आ जाती है, इसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी नए प्रोजेक्ट की नींव नहीं रख सकती है या कोई नया प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं कर सकती है, ना ही उस प्रोजेक्ट के लिए नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा इशू कर सकती है, ना ही कोई बड़ा पॉलिसी का डिसीजंस ले सकती हैं, और ना ही किसी पब्लिक को किसी चीज की मतलब कोई नई पॉलिसी की प्रॉमिस कर सकती है वंस द इलेक्शन डेट्स आर डिक्लेयर्ड। ओके, यहाँ पर हमने आज 2 टॉपिक कंप्लीट करें हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स यानी कि जिस दिन मतदान होते हैं और उसके बाद जो काउंटिंग होती है इसके बारे में जानेंगे। एंड व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। ओके, क्या ऐसी क्या चीजें हैं जो कि इंडिया के इलेक्शन डेमोक्रेटिक कहलाते हैं। ओके, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।